जय हिंद बच्चों। आपने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे आपने और समझे भी होंगे कि क्या क्या हमने बताया, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर करने हैं, जिसको एक सीक्वेंस से हमने सोचा है कवर करें। तो इसमें दूसरा क्रम जो आता है वह इंपॉर्टेंट प्लेसेस का, राइट है ना, महत्वपूर्ण स्थल। मैंने लिखा है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हमने पीछे पढ़ा था वहाँ की शहरी व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का एक टाउन प्लानिंग कैसा था, नगर योजना, उसके बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वहाँ के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, राइट है ना। क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, राइट है ना। हमारा टारगेट होता है कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते बनाए। पहली बात कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सब्जेक्ट है, तो एक कुछ जगह महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमने सुना भी। सबसे पहला नाम आता है उसमें हड़प्पा का। हड़प्पा आपने सुना है 1921 में, 1921 याद रख लेना है। 1921 में दयाराम साहनी, देखिए जिन जिन लोगों को मैं अभी मार्क कर रहा हूँ उसको तो बिल्कुल लॉक कर देना है माइंड में। दयाराम साहनी जी को, जिन्होंने जॉन मार्शल, याद रख लेना है। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा के स्थल की खोज की थी। एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण जगह था हड़प्पा, जो वर्तमान में रावी नदी के तट पे। इसे 3 क्वेश्चन अगर देखा जाए 1 मार्क का, तो बन जाएगा इस वाला कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में। किसके द्वारा हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। एंड यह कहाँ है, यह रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे मतलब किनारे भी तो नहीं है, ये उससे थोड़ा सा और पूरब की तरफ बढ़े तो पाकिस्तान, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान के मोंटगोमरी, याद है ना, मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है। तो याद कर जाना कि हड़प्पा का लोकेशन कहाँ है। यह भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, याद रहेगा, एक बार दो बार याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। मोंटगोमरी जिले में पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुआ था। यह रावी नदी के तट पे, जिसमें 2-3 बातें कि रावी नदी याद रखना है, दयाराम साहनी जी को याद रखना है, 1921 याद रख लेना है। और एक महत्वपूर्ण बात याद है कि स्टुअर्ट पिगट, याद रखना, स्टुअर्ट पिगट ने इसे औद्योगिक नगर भी बोला है। अब आप समझिए किसी को औद्योगिक नगर क्यों बोलेंगे हम, जहाँ वहाँ पर बिजनेस व्यापार का कारोबार होता होगा, तकनीकी डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा, यानी वहाँ के लोग जो थे वह इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही विकसित थे, इसलिए उनका नाम दिया उन्होंने, स्टुअर्ट पिगट ने औद्योगिक नगर कहा है इसे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विश्व, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हमने नाम नीचे लिखा है मोहनजोदड़ो, इसको एक उन्होंने स्टुअर्ट पिगट ने एक जुड़वा राजधानी भी बोला। क्या बोला उन्होंने, जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी का मतलब जहाँ से सारे राज्य का कार्यभार देखा जाता है उसको हम राजधानी बोलते हैं, एक केंद्र बिंदु। तो हड़प्पा चूंकि उसके नाम से ही प्रसिद्ध था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही हम जानते हैं। तो इसको याद करिए, इसको जुड़वा राजधानी बोला, यह नाम स्टुअर्ट पिगट ने दिया था। नगर की रक्षा के लिए मैंने बोला था कि फोर्टिफिकेशन बहुत जरूरी था। तो नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की दिशा में, आई मीन वेस्टर्न साइड में, पश्चिम दिशा में, आपने याद कर जाना है, जब कभी हम ऐसे याद करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है यह हमेरा पश्चिम की दिशा दिखाता है। तो पश्चिम की दिशा में एक दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग क्या होता है, एक विशाल सेना नगर के, एक सेना के रखने की व्यवस्था, ताकि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके, राइट। एक विशाल दुर्ग का निर्माण किया गया था पश्चिम की दिशा में। जिस टिले पर यह दुर्ग निर्मित है, याद कर जाना, उस आई मीन दुर्ग निर्मित है, उस टिले को व्हीलर ने, व्हीलर, याद कर जाना, व्हीलर, व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया उसका, माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। यह सीधा सीधा याद करना है कि एक दुर्ग का निर्माण पश्चिम की दिशा में किया गया था और उसको व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। व्हीलर ने, तो क्वेश्चन आता है कि माउंट एबी क्या है, एक दुर्ग का टीला, आई मीन वह टीला जहां पर दुर्ग बनाया गया था। हड़प्पा में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था पश्चिम की दिशा में, ताकि बाहरी आक्रमणों से, बाहरी चीजों से बचा जा सके। उसको व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। क्या नाम दिया है, माउंट एबी। अब समझने क्या मतलब क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसमें आप याद कर जाइए, कब्रिस्तान R37। इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद हमने याद किया कब्रिस्तान R37। यह कब्रिस्तान क्या होता है और R37 से क्या मतलब है इसका, राइट है ना। कब्रिस्तान R37 एक समाधि गृह था जहाँ पर समाधि लोग लिया करते थे। एस का भी नाम आता है समाधि, एच करके। समाधान, समाधान पेटिका, समाधान का सब, आई मीन लाशों को रखने के लिए एक जगह बनाई जाती थी, उसको शंख का बैल मिला यहाँ से, आप समझिए। हम इन चीजों को नोट किए हैं जो उस हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। वे शंख का बैल, क्वेश्चन आता है पेपर में, शंख का बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसको उर्वरता की देवी के नाम से जाना गया है, इसका भी जिक्र वहां पर हुआ है, आई मीन मिला है। गेहूं एवं जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने भी, आई मीन, या गेहूं और जौ, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के लोगों को
किन अनाज के बारे में ज्ञान प्राप्त था? तो गेहूँ और जौ, क्योंकि वहाँ से गेहूँ और जौ के दाने उपलब्ध हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। अन्नानागार, अन्नानागार का मतलब क्या हुआ? अन्न रखने के भंडार, आई मीन वह इस तरह से था। एक्चुअली वह 12 कमरों का एक बहुत विशाल अन्नानागार था, जिसमें 6 इधर और 6 इधर, राइट है ना? इस तरह से यह आई मीन 12 कमरों वाला एक विशाल अन्नानागार था। स्वास्थ्य के चिन्ह बने, चक्र के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से जो तांबे के दर्पण, याद करिए तांबा का दर्पण हुआ, मुद्रा पर गरुड़ का चिन्ह है। तांबा का दर्पण, हड़प्पा से मुझे तांबे के दर्पण, दर्पण यूजुअली हम दर्पण का मतलब सुनते शीशा का, लेकिन उस समय में तांबे के दर्पण मुझे प्राप्त हुए हैं। आई मीन उस शोधकर्ताओं को मिला होगा जिसके बारे में हम लोग आज याद रखते हैं कि हड़प्पा से तांबे के दर्पण प्राप्त हुए थे। मुद्राओं पर गरुड़ का चिन्ह, मुद्राओं पर गरुड़ का चिन्ह मिला है। कांसा, कांसा जो तांबा और टीन का एक मिश्रित है, मिश्र धातु है, उसका एक तांबे और क्या बोलते हैं कांसे के खिलौने, खिलौने जो बच्चों के खिलौने होते हैं वे कांसे के प्राप्त हुए हैं। 2 कमरों वाला एक्चुअली बैरक बना हुआ था। यूजुअली 2 कमरों वाले जो छोटा आजकल देखते हैं ना सर्वेंट क्वार्टर, उसमें क्या होता है 1 बेडरूम होता है, ठीक उसी तरह 2 कमरे वाले बैरक बने हुए थे। इससे पता चलता था कि वह आई मीन नौकरों को रहने के लिए, जो छोटे लोग थे उन लोगों को रहने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। जली हुई ईंटों का भी कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है। यानी कुल मिलाकर के हड़प्पा से इन तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो आपको एक बार नहीं 2 बार जरूर इसको सावधानी से देखना है, पढ़ना है और लिख भी लेना है कॉपी में, ताकि आपको यह एक लॉन्ग टाइम तक आपके लिए बना रहे। नाउ अब टर्म आता है मोहनजोदड़ो। किसकी बात आती है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में याद कर जाना है, इसका एक मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या मतलब होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, इसका वास्तविक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधी वर्ड है एक्चुअली। मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ होता है मृतकों का टीला। एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो स्टैंड्स फॉर, मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के, यह भी पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में ही, यह भी पाकिस्तान, कुछ सिमिलरिटी ध्यान रख रहिएगा। लड़काना जिले, याद रखना, इसमें पाकिस्तान के लड़काना जिले, इसमें मृतकों का टीला। 2 क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पर फ्रेम हुआ कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो है कहाँ? यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे। यह किस नदी के किनारे था? रावी नदी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह एक मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922, राखल दास ने 1922 में किया था। एक्चुअली ये जो 1921 1922 है, ये दोनों एक क्रम में, इसी तरह से आप इसको मैं सबसे पहले शुरुआत में बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यह राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज किया गया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसकी शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। जनतंत्रात्मक का एक सीधा सीधा संबंध डेमोक्रेसी से है, प्रजातंत्र से है। जनता के आधार पर ही वह शासन हुआ करता था। बृहद स्नानागार की एक व्यवस्था थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार था, जो कि सामूहिक रूप से लोग सार्वजनिक स्थल के रूप में उसका प्रयोग किया करते थे। यहाँ से कांसे की नर्तकी, कांसा के बारे में मैंने जिक्र किया कि इसको कांस्य युगीन सरिता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसा आई मीन तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है, उससे बने हुए नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई थी। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सरिता भी। आई मीन वहाँ के लोगों को कांसा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त थी। तो इस तरह से आपने देखा कि मोहनजोदड़ो में इन तमाम चीज़ों की जानकारियाँ हमने उससे प्राप्त की है। तो इसको एक सेपरेट लिखने का मतलब है, कभी कभी एक शॉर्ट नोट के रूप में या कुछ बोलने के लिए आए कि मोहनजोदड़ो पर बोलिए। तो इस तरह से हम कुछ बातें याद रखें, जो कि आप उसको याद रिकॉल कर लें। फाइनली याद हो गया होगा आपको। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने लिखे हैं जो कि वहाँ से प्राप्त बृहद स्नानागार। अभी मैंने बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार था, जो कि पब्लिक प्लेस के रूप में, आई मीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी के रूप में समझा जाता था। मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई, कांसे की नर्तकी जो अभी जस्ट बताया, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, एवं पैसा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति भी अंकित था, मिट्टी का तराजू, ईंट का साक्ष्य, इस तरह के जो साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस तरह से कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? आप क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो से। सिंपल। फिर मोहनजोदड़ो से 2-3 बात याद रखना है। वो कहाँ है? लड़काना में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी में। किसने स्थापित किया? इसका खोज किया राखल दास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में। इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इस तरह से जो खोजे हैं क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक। याद रख जाना कि जनतंत्रात्मक। इस तरह से हम आगे अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां याद रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये कालीबंगा एक महत्वपूर्ण, हमने अपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा है। अब हम तीसरे टर्म पर हैं कालीबंगा के बारे में, नहीं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब आप समझ सकते हैं कि कालीबंगा, एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है वहां पे, कालीबंगा का तात्पर्य क्या है? तो वो काले रंग की चूड़ियां से, क्या रंग की? ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के गंगानगर, याद रखना, गंगानगर जिले में घग्गर नदी, एक 2 बात याद रखना है, वो कहाँ है? ये भारत में अवस्थित है। आप याद, अभी तक हमें 2 पढ़ा था, पाकिस्तान में था। ये भारत में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाईं तट पर स्थित है। आई मीन गंगानगर घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। और दूसरी बात, यह गंगानगर के घग्गर नदी के बाईं तट पर स्थित है वह कालीबंगा, जो कि काले रंग की चूड़ियों को
अपने में समाहित कर रही है। नाउ 1951 में 1951 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह खोज करने वाले का नाम भी याद रखना है। और उन्होंने खोज की तो कब की? 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा इन कालीबंगा जगह की खोज की गई थी। यह कहाँ है? भारत में। गंगानगर जो कि राजस्थान में है, कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है। यहाँ से जूते हुए खेतों, जब खुदाई होगी तो खेत के मिट्टियां जो वह निकल के बाहर आएंगी, तो वह जूते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वह यहाँ पर मिले हैं। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वह कहाँ से प्राप्त हुए? काले रंग की चूड़िया। इसका तात्पर्य जिससे वहीं से प्राप्त हुई, वह है कौन सी जगह? कालीबंगा। याद रखना है, कालीबंगा से प्राप्त हुई। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए होते हैं। यहाँ मैंने पहले भी जिक्र किया इस बातों का कि यहाँ के जो भवन थे वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, बाकी जगहों पे पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। याद रख लेना कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा काले रंग की ईंट होती है, एक पकी हुई लाल रंग की हो जाती है पकने के बाद, एक बिना पकी हुई ईंट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दिखता है सीमेंट का बना होता है, उसी तरह से कच्ची ईंटों का बना होता था। कच्ची ईंटों का बना निर्मित होता था। मीन यहाँ की जो भवनें होती है वह कच्ची ईंटों के द्वारा ही तैयार किए जाते थे। लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे भी अलंकृत ईंटों, जो डिजाइनदार ईंट जो है वह भी यहाँ उपलब्ध हुई। ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्ची ईंट ही मिले, कुछ अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ पर सबों के आई मीन लाशों का अंत्येष्टि अलग अलग तरीके से किया जाता था। एक तो था विधि 3 था उसका, उसमें पहला नाम होता है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण रूप से उसको समाहित कर देना। दूसरा आंशिक रूप से आई मीन नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली। और तीसरा जो है वह दाह संस्कार करना, आई मीन जला देना। राइट है ना? तो यह दाह संस्कार तो आज भी प्रचलित हमने देखा है हिंदू समाज में। और आंशिक और पूर्ण, यह समाधिकरण मतलब कुछ हिस्सा दबा दिया जाता था, कुछ छोड़ दिया जाता था। एक पूर्ण में पूरा पूरा दबा दिया जाता था। इस तरह से आई मीन लाशों के साथ यह व्यवहार 3 तरह में मतलब बटे हुए थे। और वहां से कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो वहां से क्या मिले? कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां मिली। कालीबंगा से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं वहां से। बेलनाकार मुहरें, जो मुहर होती हैं वह बेलनाकार टाइप की। आदि इस तरह से सूती कपड़े, बेलनाकार मुहरें, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां, खिलौने, इन तमाम चीजों की, खिलौने का मतलब मिट्टी के खिलौने से है, इन सभी चीजों की उपलब्धता कालीबंगा से। तो आपको कालीबंगा के बारे में बहुत कुछ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट के क्रम में ही लिखा है इसको। पहला तो हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में शॉर्ट में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यह कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था काले रंग की चूड़ियां। यह राजस्थान के गंगानगर जिले की घग्गर नदी के तट पर स्थित है। याद कर जाना है कि इसका खोज अमलानंद घोष जी के द्वारा 1951 में किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? यहाँ पे जो भवन बने हैं वो कच्चे ईंटों के बने, लेकिन साथ में इसके साथ कुछ अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य उपलब्ध हैं। यहाँ सबों को आई मीन अंत्येष्टि के लिए 3 प्रकार वहां पर उपलब्ध थे। पहला पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार। यहाँ से कुछ कांच एवं मिट्टी के खिलौने, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां और सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, और बेलनाकार मोहरें, तमाम चीजों की जानकारियां इन कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र स्थल के रूप में जाना जाता है। अब बारी आती है लोथल की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भारत की है, ये भारत में स्थित है। इन लोथल, यह भी भारत में ही, ये गुजरात के अहमदाबाद, नाम तो सुना हो, गुजरात राज्य भी सुना है, अहमदाबाद जिला भी सुना है आपने। भोगवा नदी भी याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भोगवा नदी। इस तरह से जितने भी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हमने उसको गोल कर देता है कि लोथल गुजरात में स्थित है। इस तरह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है? सिंपल, गुजरात में। जब राज्य की चर्चा करते हैं तो वह अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। इसमें क्या देखा आपने? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर, सेम वे गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है कौन? लोथल। इसकी खोज 1955 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1951 में की गई थी, इसकी 1955 में की गई थी। अब इसमें और भी चीज पढ़ना है आपको, है ना, कि यह खोज कब की थी? 1955 में एस.आर. राव के बाद। यह एक प्रमुख बंदरगाह, आप बंदरगाह से याद रखिए कि बंदरगाह वह समुद्री रास्ते से आने वाले व्यापारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर व्यापार होते थे। यहाँ देखिए एक लोथल जो था एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहाँ पर पश्चिम एशिया से व्यापार हुआ करता था। पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र वह लोथल को माना गया, यानी वह व्यापारिक केंद्र के रूप में। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक केंद्र था? तो उसमें याद रखिए लोथल एक व्यापारिक केंद्र था, एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था, जहाँ पर समुद्री जहाज जाकर रुकती है, उसको हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। धान एवं बाजरे के साक्ष्य मिले यहाँ पर।
लोथल से धान की भूसी समझते हैं, धान का जो यानी धान की जानकारी थी लोगों को, बाजरे की जानकारी थी। अब तांबे का कुर्ता, तांबा आई मीन मेटालिक मटेरियल का कोई चीज अगर बनता है उसकी भी जानकारी वहाँ के लोगों को थी। तांबे का कुर्ता भी उपलब्ध था वहाँ पे, राइट है ना। छोटा दिशा मापक यंत्र जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, इस तरह के यंत्र भी उपलब्ध थे उस लोथल में, उनसे मिले हैं। 3 युगल समाधियां भी प्राप्त हुई हैं, मन का उद्योग के प्रमाण मिले हैं। यानी ये सब चीजें आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में आता है 1 मार्क के लिए कि 3 युगल समाधियां निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो लोथल से प्राप्त हुई। तो याद करने की चीज याद ये हुआ कि लोथल कहाँ है, गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 में एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह एक प्रमुख बंदरगाह था जहां पर पश्चिम एशिया से व्यापार हुआ करता था। यहाँ से धान एवं बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, मन का उद्योग, छोटा दिशा मापक यंत्र, इस तमाम तांबे के कुत्ते, इस तरह से कुछ चीजें उपलब्ध हुई हैं जो हमें हिस्ट्री में याद रखने की चीजें याद कर लेते हैं। चन्हू या दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। याद कर जाना, फिर से आप पाकिस्तान को याद कर जाएगा नहीं, यह पाकिस्तान दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में यानी सिंध प्रांत के दक्षिण पूर्व आई मीन दक्षिण में भी और पूर्व में भी, राइट है ना। दक्षिण और पूर्व इधर वन इस साइड, राइट है ना। आई मीन जो ऐसे मैप होता है उसमें दक्षिण पूर्व इधर हुआ, राइट, दक्षिण में भी और पूर्व में भी, यानी इधर, यानी यह पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, सिंध प्रांत में अवस्थित है। कौन, ये चन्हू दरो, नाम याद रखना है। चन्हू दरो कहाँ है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत की दक्षिण और पूर्व दिशा में अवस्थित है। इसकी खोज 1934 में, याद कर जाना है, 1934 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। यानी चन्हू दरो के बारे में पता सर्वप्रथम एन गोपाल मजूमदार के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन उत्खनन, उसके बारे में विशेष रूप से खोज विचार करना, उसके बारे में रिसर्च करना, ये सब अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। कब, 1935 में। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या गया था कि अर्नेस्ट मैके 1935 में उसकी खुदाई किया था और एन गोपाल मजूमदार ने खोज की थी 1934 में। बकराकार ईंटें मिली यहाँ पे, यहाँ पर जो बकराकार ईंट, यहाँ जो ईंट के साक्ष्य मिले हैं वो बक्र, सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, राइट है ना। किसी दुर्ग का भी कोई अस्तित्व नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं निर्मित पाए गए। आप उम्मीद लगाइए कि वहां पर जो खुदाई में जो कुछ मिले थे उसी से उसके बारे में जानकारी, आई मीन हमारे पास जो पुरातत्व की जो वस्तुएं प्राप्त हुई वही उसी से तो हमारे पुरातत्वविदों ने कुछ जानकारी प्राप्त की और उसको इतिहास में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ से कोई किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। यहाँ पर जो मिली वह बकराकार ईंटें मिली थी। हड़प्पाकालीन संस्कृति की जो एक आई मीन झूकर झागर, याद रखिएगा, झूकर झागर वहाँ की एक संस्कृति का नाम है, वह पाई गई। यानी उसमें जो चीज यूज की जाते रहे होंगे वो सब चीज वहां पर उपलब्ध हुई होंगी। यह एक औद्योगिक केंद्र प्रतीत होता है। याद करिए, औद्योगिक केंद्र का मतलब मैं पहले भी बताया था, वहां पर तकनीकी रूप से सक्षम लोग रहा करते थे, यानी उस तरह से प्रयोग की जाने वाले वस्तुएं उपलब्ध हुई होंगी, जैसे मणिकारी, मोहरे बनाना, भार या माप के बटखरे बनाना आदि, जिससे तौलने के लिए हम जो बटखरा यूज करते हैं 1 किलो 2 किलो 5, उस समय इसके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले चीज थे, उन सब चीजों के बारे में जानकारी वहां पर प्राप्त हुई। इससे पता चलता था कि वह नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रचलित था। याद कर जाइए, हम बात किसकी कर रहे हैं, चन्हू दरो की। यह सब चीजें यह एन गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके के द्वारा ही प्राप्त हो पाई है। यह एक तो उन्होंने खोज किया, दूसरा उन्होंने उत्खनन करवाया, राइट। अब एक बात महत्वपूर्ण और भी है इसमें कि यहाँ से एक 4 पहिए वाली गाड़ी क्वेश्चन में आता है। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किन स्थलों से प्राप्त हुए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें नाम चन्हू दरो याद रहेगा, चन्हू चौ से चौ याद रखिए, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ कोडिंग तो करना ही पड़ेगा आपको ना। राखी गढ़ी, अब अगला टर्म आता है राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यह हरियाणा, फिर से आ जाइए भारत में, हरियाणा के हिसार जिले, हिसार बड़ा कॉमन है, बहुत लोग सुना भी होगा हरियाणा का हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक तो होना स्वाभाविक है क्योंकि हम हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो हरियाणा का हिसार में अवस्थित एक जगह है, कौन, राखी गढ़ी। यहाँ से अन्नागार, अन्न के भंडार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ में वर्ल्ड हेरिटेज वालों ने इसको एक घोषणा दिया कि यह विश्व विरासत सूची से जल्दी खत्म होने वाली नशानी, इस पर खतरा मंडरा रहा है। वो कारण जो भी हो, लेकिन यह कुछ जानकारी हमें इसके बारे में है जो आपको बता दूं। यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। यह हरियाणा के हिसार में अवस्थित है। कुल मिलाकर के राखी गढ़ी के बारे में विशेष याद नहीं रखना है, इन छोटी चीजों को याद रखना। नदी के किनारे अवस्थित है बनावली, जो कि सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी हम बात करते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पूरा स्थल की खोज 1973 में, देखना है प्लीज, जिसको मैं गोला लगा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बनावली, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित है और इस पूरा स्थल की खोज जो है 1973 में R.S. बिस्ट के द्वारा, याद कर जाइए, R.S. बिस्ट के द्वारा 1973 में फतेहाबाद जिले में अवस्थित एक पूरा स्थल जो कि बनावली है, वो हरियाणा राज्य में स्थित है, इसकी खोज की गई थी। तो मैं 2-3 बात याद रखना है, ये किस राज्य में है, तो हरियाणा में है।
किस जिले में अवस्थित है? तो फतेहाबाद जिले में। कब हुआ था और किनके द्वारा खोज किया गया था? 1973 में हुआ था खोज, और किनके द्वारा? आर.एस. बिस्ट के द्वारा, राइट है ना। यहाँ से हड़प्पा कालीन याद रखना, यहाँ से हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पूर्व संस्कृतियों के अवशेष मिले। आई मीन हड़प्पा के खोज से पहले और हड़प्पा के वक्त की जो संस्कृति थी, नॉन आई मीन ज्ञात संस्कृति थी, उनके अवशेष मिले हैं। यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर आपने सुना था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के बारे में पता है, वहाँ की एक वेल ड्रेनेज सिस्टम थी, आई मीन वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो अच्छी थी। तो यह जल निकास प्रणाली का अभाव लेकिन देखने को यहाँ से मिला था। याद करते हैं बनावली में जल निकास प्रणाली का एक अभाव महसूस किया गया। यहाँ से मिट्टी के हल आई मीन खिलौने के रूप में अधिक मात्रा में जौ और तांबा के बाण, बानागर लिखा हुआ आई मीन बाण प्राप्त, तांबे के बाण और मिट्टी के खिलौने, अधिक मात्रा में जौ, इन तमाम चीजों की उपलब्धियां वहां से प्राप्त हुई, खुदाई में जानकारी प्राप्त हुई। तो आप इसको बार बार याद करने का तरीका क्या है? एक बार दो बार रिपीट करेंगे, उसका फिर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। धौलावीरा जो कि एक लास्ट महत्वपूर्ण केंद्र में आता है, यह एक गुजरात के कच्छ जिला, भुज और कच्छ जो भूकंप के कारण बहुत ही नोन था मार्केट में, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। यह 1967 में इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा, याद कर जाना है, यह 1967 में जोशी जी के द्वारा आई मीन जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। 10 बड़े चिन्हों, याद करना, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित विशाल शिलालेख पत्थरों पर राजा महाराजा कुछ लिखवा दिया करते थे। ठीक उसी तरह से जो एक इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब आर्ट सर्कस में लिखवाया जाता है, शिलालेख महत्वपूर्ण है। उसमें 10 बड़े चिन्ह जो किसी न किसी चीज के लिए अंकित किए गए थे, वह वहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुई। जल संरक्षण तकनीक आई मीन वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी से लोग परिचित थे। वहां के लोग जल को बर्बाद नहीं करते थे, उसको किस तरह से संचय किया जाए, उनको लगता था कि वह शायद आने वाले समय में जल एक महत्वपूर्ण एक साधन आई मीन रिसोर्स का काम करेगा। इसलिए उनको ज्ञात हो गया था कि इनको कैसे हम संरक्षित करें, से परिचित थे। खेल का मैदान जो कि स्टेडियम के नाम से हम जानते हैं, खेल का मैदान भी धौलावीरा से एक प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर के आपने इन तमाम चीजों को देखने के बाद यह महसूस किया होगा कि वहां जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में, वह निश्चित रूप से अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी इसको याद रखते हैं, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा में इसको हम याद करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर्स को बारी बारी से आई मीन क्रम से एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए रिपीटेडली देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।